नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक सप्ताह के भीतर कुछ ऐसा बोल गए हैं जिसको समझ लेना बहुत जरूरी है। और जी हां, उन्होंने देश की सुरक्षा के संदर्भ में ये कहा कि मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता। वो क्यों उन्होंने ऐसी बात कही और रिस्क क्यों नहीं ले सकता, इसके आगे उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच हमारे देश में ड्रोन क्रांति आई है और ड्रोन अब मानव युक्त ड्रोन भी भारत ने बना लिया है, उसका सफल प्रयोग कर लिया है। रक्षा के क्षेत्र में नित नए आयाम जुड़ रहे हैं और हम एक के बाद एक नए हथियार अपने देश में ही विकसित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ा खतरा है। इन खतरों पर हम बातचीत करेंगे। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ, रक्षा मामलों के जानकार भी जुड़ेंगे। लेकिन इस ड्रोन क्रांति और प्रधानमंत्री के एक बयान के कुछ मायने हैं जिसे समझ लेना जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि मैं और रिस्क नहीं ले सकता, उसके आगे उन्होंने क्या कहा, जरा आप सुनिए। हमारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है जी। और ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। ये मिजाज सिर्फ फौजियों को तैयार करने के लिए नहीं है, ये मिजाज उसके हाथ में कौन से हथियार है उस पर भी डिपेंड करता है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत ये सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं है दोस्तों, और इसलिए हमें पूरी तरह इसमें बदलाव की जरूरत है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने कहा रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन भरोसा दिलाया देश को और तीनों सेनाओं के रक्षा अधिकारियों को, जवानों को, कि ऐसे आपको आधुनिकतम हथियार दिए जाएंगे जो और देशों के पास नहीं होंगे। ये भरोसा प्रधानमंत्री को अपने स्वावलंबन पर, अपने देश में किए जा रहे रक्षा अनुसंधान और विकास से जुड़े लोगों के मेहनत पर है कि भारत आगामी आने वाले समय में सारे चुनौतियों से डटकर मुकाबला करेगा और दुनिया के तमाम बड़े सैन्य विशेषज्ञ कहे जाने वाले देशों के सेना के सामने अपनी चुनौती ऐसे प्रस्तुत करेगा जिसमें भारत की साख और ज्यादा पुख्ता हो जाएगी। हमारे साथ सुरक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, प्रफुल्ल बख्शी साहब, हम उनका स्वागत करते हैं। और प्रफुल्ल बख्शी साहब, दुनिया में भारत की साख किस तरीके से स्थापित हो जल थल नभ में, उस पर बेबाक टिप्पणी करते रहे हैं। बख्शी साहब, प्रधानमंत्री की एक चिंता है लेकिन एक भरोसा भी है कि हम आधुनिकतम हथियार उपलब्ध कराएंगे। ये चिंता और ये विश्वास किस बात की ओर इशारा कर रही है? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो भाव व्यक्त किए हैं वो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, आज से 35-40 साल पहले। जी क्यों नहीं हुए वो हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। वो इसलिए कह रहे हैं, प्रधानमंत्री देखिए एक बड़े महान लीडर हैं, वो कोई टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट या वो नहीं है, मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं है, बट जो देश के हित में बात है वो बिल्कुल करते हैं। और उन्होंने कहा है कि हमको ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, और अब हम स्वावलंबिता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम स्वावलंबी बन रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत हमको जो जो वेपन्स चाहिए हम उनको अपना निर्माण करेंगे। आपको मैं बता दूं कि अभी तक भारत में एक राइफल नहीं बनती थी, तो अब बननी शुरू हुई है। अब अमेठी में उसकी फैक्ट्री डाली है प्रधानमंत्री ने। कोई टैंक नहीं बनता, कोई टैंक का इंजन, एयरक्राफ्ट का इंजन नहीं बनता, अब बनाना शुरू कर रहे हैं। और जो बनाते थे हमने उसको भी बंद कर दिया था, क्योंकि फॉरेन प्रेशर के अंदर हमारी फॉरेन पॉलिसी कमजोर थी, ये प्रॉब्लम थी। और अब प्रधानमंत्री ने कहा
कि हम बहुत हो गया, इससे अधिक हम सहन नहीं कर सकते, हमें अपनी पॉलिसी में चेंज लाना है, टोटल डॉक्ट्रिन में चेंज लाना है और हमको अब वो वेपन्स लेने हैं जिसकी तीनों फौजों को जरूरत है। ड्रोन उनमें से एक है और एयरक्राफ्ट, टैंक्स, शिप्स, सबमरीन, सब में वो स्वावलंबिता लाना चाहते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में, साइबर वेपन्स में, हर एक चीज में। पर टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करना इतना आसान खेल नहीं है, 2-3 साल में नहीं हो जाता। इसके लिए कम से कम 7-8 साल लगते हैं। अगर आज आप डिसीजन ले तो ये बात आप मान के चलिए, ये हमारे लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण और एक बड़ा कठिन कार्यक्रम बीड़ा हमने उठाया है और हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हैं, आप दबी जबान में बोलना नहीं चाहते पर चाइना से दबते हैं। 48,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन अपने दबा के बैठा हुआ है, आप बोलते नहीं है। गलवान में घुस आ रहा था, अब बोल नहीं रहे थे, क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी थी, वेपन्स की कमी थी। पर इस प्रधानमंत्री ने सारी कमियां पूरी शुरू कर दी हैं और अब एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। पर खरीदे जाने का मतलब है, प्रधानमंत्री जानते हैं, वो कहते हैं हमें बनाना है, तभी टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही है, इंजन टेक्नोलॉजी आ रही है, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी आ रही है और उसको हम कहाँ पे बनाएंगे, इसको वो बात उसकी बात कर रहे हैं। ये बात एक सिर्फ ड्रोन को लेके नहीं कही उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी को लेके बात करी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बात है ये बहुत चुनौतीपूर्ण है और ये एक वो नेवल ऑफिसर्स को एड्रेस कर रहे थे, मेरे को पता है, और उन्होंने नेवी का सराहना करते हुए कहा कि स्वावलंबिता की तरफ नेवी सबसे आगे है, और अग्रिम पंक्ति में है और उसकी इंडियनाइजेशन प्रोग्राम ये है। पर इतना भी आगे नहीं है कि हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ जाए। अब हमने और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने शुरू कर दिए हैं, पर हमारे को चाइना हमसे अभी भी 20 साल आगे है। हमको उसका चुनौती का सामना करना पड़ेगा, या तो हम अपनी स्पीड इंक्रीज करें, बाकी कामों में जो ध्यान लगा रहे हैं अब हम अपनी सुरक्षा की तरफ ध्यान लगाएं, या वो करें, ये पुरानी सरकारों की तरफ इग्नोर करते बैठे रहे कि अपने आप ठीक हो जाएगा, वो तो देखिए नहीं हुआ। यही बात तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं और रिस्क नहीं ले सकता। बिल्कुल ठीक कहा, तो यही कह रहे हैं वो, और इसीलिए अब वो जो टेक्नोलॉजी अब आप देख रहे हैं, राफेल आया है, अब राफेल की टेक्नोलॉजी आई है, अब बनना शुरू होगा। प्राइवेट इंडस्ट्री को, जो कि अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि आप प्राइवेट इंडस्ट्री को लगाइए, अब इस समय की प्राइवेट इंडस्ट्री लगाने में पता नहीं क्यों क्या बात थी, ये पता नहीं है, पर हम प्राइवेट इंडस्ट्री को लगा रहे हैं, अब बन रही है। देखिए, अगर जब तक प्राइवेट इंडस्ट्री डिफेंस में नहीं होती, वो कंट्री लड़ाई की बात ही नहीं कर सकता, बात ही खत्म हो गई। तो हम 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं, चाइना इधर और पाकिस्तान इधर। कैसे आप इधर उधर की बात करेंगे जब चाइना पाकिस्तान आगे बैठा हुआ है? आपको टैंक बनाना पड़ेगा और उसको बाहर बेचना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तब आपकी डिफेंस फाइनेंस जो होगी वो बैलेंस हो जाएगी, वो नहीं हो रही। तो इसलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, HF-24 बारूद एक जहाज बनाते थे, हिंदुस्तान ने बनाया था, डिजाइन किया था, मैंने उसको उड़ाया था 5-7 साल उड़ाया उस जहाज को, पर रशिया ने प्रेशर डाला कि आप अपना बारूद का स्क्वाड्रन, जितने 3 स्क्वाड्रन है, ग्राउंड कर दीजिए, हमारे जहाज लीजिए। भारत की फॉरेन पॉलिसी कमजोर थी, हमने अपने जहाज को ग्राउंड कर दिया और बाहर के जहाज लेने लगे। इसको कहते हैं, क्योंकि जब आपकी नीति ही कमजोर होती है फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब हम रिस्क नहीं ले सकते, हमको अपनी नीति तगड़ी करनी है। वो नीति की बात कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं वो एज अ डॉक्ट्रिन डिसीजन ले रहे हैं जी, वो बहुत जरूरी बात है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि हम आयात पर जोर देते गए, जो कुछ हम बनाते थे, हम निर्यात करते थे, 30-40 सालों में यह स्थिति आ गई कि हमको ज्यादातर आयात करना पड़ा, हम स्वावलंबी नहीं बल्कि परावलंबी हो गए, हम दूसरे पर निर्भर हो गए। और ऐसे में रिस्क ही है, क्योंकि पूरी दुनिया एक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे में अगर हम स्वावलंबी नहीं होंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। हमने ड्रोन टेक्निक पर बात की है सर, क्योंकि आपने कहा कि हम राफेल बना रहे हैं और ढेर सारे एयरक्राफ्ट
5वीं 6ठी पीढ़ी का, क्या कुछ आगे जल थल नभ में जो युद्ध का तौर तरीका होगा उस पर, स्पेस वार पर, सब पर हम चिंता कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को जब यह कहना पड़ रहा है कि हम अपने जवानों को आधुनिकतम हथियार मुहैया कराएंगे जो और देशों को नहीं मिल रहा। हमने ड्रोन पर आपसे बात की, अब ड्रोन मानव सहित हो जाएगा। अभी तक मानव रहित ड्रोन उड़ाया जाया करता था। चूंकि आप स्पेस के और फ्लाइंग जो इक्विपमेंट्स हैं उसके माहिर हैं सर, आप इतने बड़े पद पर रहे हैं, देश की सेवा की है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये ड्रोन क्रांति के जरिए हम अपने सेना को, जल थल वायु को कितना मजबूत पा सकते हैं आने वाले समय में। देखिए, ड्रोन्स जो होते हैं, आप एक समझा दूं, ड्रोन है एयरक्राफ्ट जो कि फ्लाई करता है, छोटे साइज का होता है, लाइक एरो मॉडल का बड़ा हिस्सा जो कि लिमिटेड सामान ले जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। पर ड्रोन उस जो कंट्रोल करता है उसको ड्रोन पायलट बोलते हैं, पर वो कंट्रोल करता है ग्राउंड से, जहाज में नहीं बैठता और अभी भी नहीं बैठेगा जहाज में। पर ये जो ड्रोन की बात कर रहे हैं, ये अब अटैकिंग ड्रोन्स बनेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री ने पूरी बात तभी जबान में बोली है, वो पूरी बात नहीं बोलना चाहते। वो ये है, अब हम आर्म ड्रोन बनाएंगे, आर्म ड्रोन जैसे कि प्रेडेटर जो 36,000 फीट के ऊपर जाके 40 घंटे तक हवा में रह सकता है और वहां से भारी मिसाइल फायर कर सकता है और भारी से भारी बॉम्ब डाल सकता है। वो जैसे प्रेडेटर है, ये जो ड्रोन्स हैं, अब हम इनको बनाना शुरू करेंगे। अभी तक हम छोटे छोटे ड्रोन बना रहे थे, जैसे आपने अपनी वीडियो में भेजा, वो छोटा ड्रोन है जो 2.5 या 20-15 किलो का सामान ले जाके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, मेडिसिन इत्यादि की सप्लाई के लिए। पर अगर आपको बड़ा वेपन ले जाना है और आपको दुश्मन के ठिकानों पे हमला करना है, उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और उसको करने के लिए एक फुल फ्लेजेड पायलट की जरूरत होती है। पर वो पायलट ड्रोन में नहीं होता, वो पायलट पूरे अपने कंट्रोल के साथ जमीन पे बैठ के उसको ट्रेन उसको ले जाता है। उसकी ट्रेनिंग एज अ पायलट होनी चाहिए, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसको पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको ड्रोन की टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए। और ये मतलब है ड्रोन, ऐसे ड्रोन्स का अब वो इजाद हम करेंगे, मतलब बनाएंगे। अभी तक हमको खरीदने की बात आ रही थी और कोई हमें बेच नहीं रहा था। हमको वेपनाइज्ड ड्रोन नहीं बेच रहे थे, सर्वेलेंस ड्रोन बेच रहे थे। हमको इजराइल ने बोला हम आपको देने को तैयार है, पर क्वेश्चन ये है, जो आपको देगा वो आपको सप्लाई जब मर्जी बंद जाए बंद कर देगा। जब आपकी सप्लाई बंद हो जाएगी, जैसे कि कारगिल की लड़ाई में आपको 155 मिलीमीटर शेल, अब आप बताइए 155 मिलीमीटर का शेल ही आपके पास नहीं है, आप लड़ाई क्या करेंगे? वो बाहर से खरीद रहे थे। ये इसको कहते हैं स्वावलंबिता नहीं होने का नतीजा। सोने के भाव रो के आप खरीद रहे थे, ये अब नहीं होगा। इसकी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और इसको जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं सर, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की है, लेकिन भरोसा भी दिया है कि अब हमारी रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम उस स्थिति में अब पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कर्नल वीरेंद्र शाही भी जुड़ रहे हैं, जो इस समय जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एबी स्टार न्यूज पर अपनी बात रखेंगे। वीरेंद्र शाही सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़े हुए हैं, जो एक महत्वपूर्ण जानकारी अभी शेयर कर रहे थे। वीरेंद्र शाही सर, आप मुझसे जुड़ गए हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे बताइए। हाँ जी, मेरा पहला सवाल यही है, जैसा कि प्रफुल्ल बख्शी सर कह रहे थे, जाने माने एनालिस्ट हैं, इनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही चिंता व्यक्त की है, लेकिन जो भरोसा दिया है कि हमारे देश के तीनों सेनाओं के पास आधुनिकतम से आधुनिकतम हथियार मिलेंगे। लेकिन ऐसा कर्नल सर, ऐसा मानना है प्रफुल्ल बख्शी सर का कि प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में आने में हमको 7 से 8 साल लग जाएंगे। हेलो, हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? आपकी आवाज कट कर आ रही है। हाँ, आप प्रश्न बताइए, क्या पूछना था? मेरा सीधा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने रक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबन पर जोर दिया है।
आपको भरोसा है कि हम ये स्थिति जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लेंगे? मुझे बिल्कुल 100% उस प्रधानमंत्री के आश्वासन पर भरोसा है, क्योंकि अब तक जो आश्वासन देते रहे जी, और पिछले चंद सालों में इस तरह के वेपनरी में बढ़ोतरी हुई है। जो 15-15 साल से हमारे सिपाहियों को जैकेट नहीं मिलते थे, बुलेट प्रूफ मिल गए। राइफल में अपोजिशन ने कितनी अड़चने डालने की कोशिश की, राइफल हमने खरीद लिए। हमारी अब आर्टिलरी गन बन गई है, अपने ड्रोन्स का मैन्युफैक्चर शुरू हो गया है। जिस तरह से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की स्वावलंबन में हो रही है, सेल्फ क्रिएशन में हो रही है, सेल्फ सस्टेन्ड तरीके से हम चल रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाला समय हमारी तीनों सेनाओं को और मजबूत बनाएगा। जो में हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जी, विक्रमादित्य, वो भी तैयार हो गया है। इसी तरह से हमारी पनडुब्बियां नई लॉन्च कर दी गई हैं। हमारा जो भी प्रोग्राम वेपनरी का है चल रहा है, ओरिजिनल असॉल्ट राइफल जिसको के कटाई ज्यादा हुआ था पिछले 20 वर्ष से, अब वो भी बननी हो गई है। तो हर तरफ हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ तरक्की, और वो देश जो कि पूरी दुनिया से हथियार खरीदने में अग्रिम था, बिगेस्ट इंपोर्टर था, आज हम एक्सपोर्ट करने की हालत में है। हमारे तेज एयरक्राफ्ट को दुनिया खरीदना चाह रही है, उसका मार्केट अब खुल रहा है, और देश उसको लेने में इच्छुक है। हमारी आर्टिलरी गन को कई देशों के ऑर्डर आ गए हैं। इसी तरह और रक्षा संबंधी सामग्री है, डिफेंस इक्विपमेंट, जिसकी की खरीदारी दुनिया अब भारत से कर रही है। तो मुझे कोई ऐसा कारण समझ नहीं आता, अगर हम दूसरे देशों को अब वेपनरी देने के लिए सक्षम हैं, तो हमारी अपनी सेनाओं को इनमें से किसी चीज की कमी आएगी। प्रफुल्ल बख्शी सर, निर्भरता दूसरे देशों में कम होगी, जितना हम स्वावलंबी होंगे, जितना हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, बिल्कुल। प्रफुल्ल बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, प्रफुल्ल बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी बोलिए सर। अब कर्नल साहब को बात पूरी करने दीजिए, मैं बोल दूंगा बात। जी 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 पूरी कर। जी जी जितना सेल्फ रिलायंस हम डेवलप कर रहे हैं, पहला मौका है जो ये 62 का एक कालिक्सी हमारे लगी थी चाइना की। इस बार 2 मौकों पर गलवान पर हमने दिखाया आंख में आंख डालकर, और जितना लंबा भी स्टैंड ऑफ रहा, हमने दिखाया चाइना को कि अब भारत वो भारत नहीं रहा है जिसमें 62 पर उन्होंने आकर और एक ऐसा माहौल बना दिया था कि हमारी सेनाओं को निगाह नीची करनी पड़ेगी। अब हम उनके ऊपर जाकर बैठ सकते हैं। अब हम उस पर आ गए जब मीटिंग्स में उन्हें कहना पड़ा कि आप अपनी जो मजबूत पोजीशंस हैं इनसे पीछे हटिए। तो अब ऐसा माहौल बदल रहा है, तो सबका श्रेय मैं सरकार को देता हूँ। दहशतगर्दी के अगेंस्ट भी जो उन्होंने फ्री हैंड दिया है ईस्ट में और खासतौर पर JNK में, कश्मीरवादी में, इसकी वजह से दहशतगर्दी पर काफी हद तक काबू आ गया। पत्थरबाजी तकरीबन बंद है, बैंक रॉबरीज बंद है, एक्सटोरेशंस बिल्कुल बंद है, फिदायन अटैक बिल्कुल बंद है, ब्लास्ट होने बंद हो गए हैं। हर जुम्मे की नमाज के बाद जो शटर डाउन कराकर और ये तांडव करते थे लड़के, वो सब बंद है। तो मैं समझता हूँ बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसीज हैं, जिनकी वजह से आज अपर हैंड है आर्म फोर्सेस का JNK में। प्रफुल्ल बख्शी सर आप कुछ कह रहे थे, बीच में कहना चाह रहे थे। कर्नल सर ने अपनी बात पूरी कर दी है, अब आप रख सकते हैं अपनी बात। नहीं, मैं आप अगर कोई क्वेश्चन आगे का पूछना चाहते हैं पूछिए। मेरा आगे का सवाल ये है, मेरा आगे का सवाल है जी, मैं आपसे सवाल करता हूं। आपने कहा कि 7 से 8 साल लग जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को भरोसा ये है
कि वो काम इससे पहले पूरा होगा, क्योंकि एक विजन है कि 7 से 8 साल के दौरान कुछ ऐसी स्थितियां आएंगी जिसको हम कह सकते हैं कि 2 फ्रंट पर हम वॉर की स्थिति में होंगे सर। ये प्रधानमंत्री महसूस कर रहे हैं और वैश्विक स्थिति ऐसी बन रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये स्थिति रहेगी। अगर अभी हमने अमेठी में फैक्ट्री डाली है तो बननी शुरू हुई है, पर अभी तो टैंक के इंजन वगैरह सब बनाएंगे, फिर बात बनेगी। पर ये होगा, पर ये टेक्नोलॉजी ये नहीं कि आप ओवरनाइट बनानी शुरू कर दें। ये पूरी की पूरी जब आप बनाते हैं तो 7 से 8 साल लगते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी ओवरनाइट टेक्नोलॉजी नहीं होती। हाँ, जब तक वो बन के तैयार होगी हम उतना सामान जरूर लेंगे बाहर से, ये नहीं कि नहीं लेंगे, पर वो बैलेंस करके रखेंगे। पर टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में लिए सारी इंडिया की एनर्जी लगेगी। जितने हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं बाहर जा रहे हैं, अब वो इंडिया में रहेंगे। अब बाहर की टेक्नोलॉजी को भी अंदर ला रहे हैं। देखिए, जॉइंट वेंचर प्रोग्राम हो रहा है और जो अरेंजमेंट हो रहा है ऑफसेट अरेंजमेंट, उसमें अब इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ मिलके टेक्नोलॉजी लेगी और उसको बढ़ाएगी। मतलब 3 गुना तेज हो जाएगी। ये जरूरी है। पहले 15-20 साल लगते थे, अब 5 से 6 साल लगेंगे, पर लगेंगे जरूर। और ये आपको मान के चलना पड़ेगा। पर एक बात ये है, सबसे बड़ी अड़चन थी हमारी डॉक्ट्रीन और पॉलिसी। क्यों हम 62 में मार खाए, उसमें हम 48,000 स्क्वायर किलोमीटर क्यों पाके चाइना ले गया? क्योंकि हमारे पास कोई वेपन सिस्टम की कमी होती थी। जब वेपन सिस्टम की कमी होती है, आपकी डॉक्ट्रिन कमजोर होती है और आप फिर एज अ गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं, एक्सक्यूजेस देते हुए नजर आते हैं। ये अप्रैल 2020 में बदल हुई जब 7 हाइट्स को आपने एग्रेसिवली लिया। हालांकि जनरल संगत सिंह राठौर ने करके दिखा दिया था। उसने जो गवर्नमेंट के पेपर फाड़ दिए थे, जब उसको कहा था कि समचौंग में फायरिंग मत करो, उसने कहा नाथुला में फायरिंग मत करो, तब जनरल संगत सिंह राठौर ने 500 चाइनीज मार दिए थे। और फिर जनरल सुंदर जी ने पूरी एक ब्रिगेड इंडक्ट की थी समचौंग में अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। बख्शी सर, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अब समझ गए हैं। जब प्राइम मिनिस्टर समझ गए हैं, सबको समझना पड़ेगा। नहीं, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, आप वॉर को बाकायदा फेस किए हैं, लड़े हैं बहुत बहादुरी के साथ, और कर्नल शाही सर तो गैलेंट्री अवार्ड भी इनको मिला है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं प्रफुल्ल सर, जो चाइना की स्थिति है लद्दाख में, और जिस तरीके से हम बिल्कुल नेक टू नेक एक बराबरी पर आप कह सकते हैं प्रकारांतर से लड़ रहे हैं, बिना लड़ाई लड़े लड़ रहे हैं, आज की स्थिति में जो प्रधानमंत्री का भरोसा है, क्या चाइना को हम उसके मुंह भर के जवाब दे सकते हैं अगर कोई ऐसी स्थिति बनी तो? देखिए, ऐसा है, आपको चाइनीज आर्मी को समझना पड़ेगा। चाइनीज आर्मी मेजॉरिटी कंस्क्रिप्ट आर्मी से पड़ी हुई है, और वो जो उनके जो 4-4 साल के जो लड़के आते हैं, आपने अभी 2-1.5 साल पहले वीडियो देखा था, लड़के रो रहे थे उनको जब हाइट्स में भेजा जा रहा था, क्योंकि वो तो MBA करके आए हैं, 4 साल कंप्लीट करके भागना चाहते हैं। आपको चाइनीज जो इंडियन सोल्जर अगर लड़ने पे आ जाता है तो चाइनीज सोल्जर सामना नहीं करते। उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस है, मैं मानता हूं। और अगर वो टेक्नोलॉजी इंडियन के पास होता, आज हम चाइना होते। क्वेश्चन ये है कि अब हमारे को ये जो चेंज आ रहा है, ये आप सोच लीजिए कि अगर हम डोकलम में हमने चाइना को रोक नहीं लिया, बिल्कुल रोक लिया, चाइना बाध्य हो गया वापस जाने के लिए। और वही हुआ 7 हाइट्स, कैलाश हाइट्स, ये साउथ ऑफ बेंगोल, ये सारे के सारे एरिया हमने कैसे हासिल कर लिए? ठीक है, क्योंकि हमारी पॉलिसी तगड़ी थी। वीके साई सर, बात मान के चलिए। वीके साई सर, सुनिए ध्यान से सुनिए। नहीं सर, यहाँ मैं रोकूंगा आपको, यहाँ मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कंप्लीट सर थोड़े कह रहा हूं कि हमारे को अपनी डिफेंस करना पड़ेगा। हमारे को वहां पे भी ठीक करना पड़ेगा। जलवायु इस हालत में होनी चाहिए कि ITBP सामने बैठी है और आपके चाइनीज घुसते आ रहे हैं और आपको बोला जा रहा है कि वो ITBP करिए, होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, आप डिफेंस मिनिस्ट्री में बात करिए। ये सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए।
इसलिए यहाँ पे भी बदलाव चाहिए होगा, हर जगह बदलाव चाहिए। मैं उसी पे आ रहा हूं सर, उसी पे आ रहा हूं। ये तो आपने वो समस्या उठाई। मैं वीके साई सर आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये भरोसा है कि चाइनीज आर्मी टेक्नोलॉजी से बहुत मजबूत है, ऐसा वो मानती है, हालांकि जब प्रदर्शन करना होता है तो ऐसा दिखता नहीं है। और भारत की सेना बहुत प्रशिक्षित है, बहादुर है, प्रोफेशनल है। और अगर अब इस तरह का एक तकनीक का पहलू भी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है, उसमें जुड़ जाएगा, तो जो स्थिति डोकलाम या जैसा कि गलवान और इसके इर्द गिर्द आया है, और आप देख रहे हैं कि चाइना जो है वो बराबर भारत से लगी सीमा पर कुछ न कुछ निर्माण कर रहा है, क्या आपको लगता है कि नई तकनीक के साथ जब हम चीन से भिड़ेंगे अगले 3-4 सालों में, 5 सालों में, तो सचमुच में चाइना को मात खानी पड़ेगी? देखिए, आज भी अगर हम चाइना से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आते हैं तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में हैं। प्रतिदिन हमारी टेक्नोलॉजी में या इंपोर्ट से और अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो बढ़ोतरी हो रही है वो हमारी शक्ति को और ज्यादा बढ़ा रही है। मैं नहीं समझता आज के दिन भी अगर कोई युद्ध की स्थिति आती है तो हमें पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा। जो शक्ति हमारी फौज में, जो ट्रेनिंग और जो जज्बा हमारी फौज में है, ये चाइना, पाकिस्तान और चाइना प्लस पाकिस्तान टू फ्रंट, इनको निपटने के लिए बहुत काफी है। अच्छा, बहुत हिम्मत है और हिंदुस्तान को भूलना नहीं चाहिए। जो बातें करते थे कश्मीर से करने में हमारी की, मैं हमेशा उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि अक्साई चिन से लेकर हिंद महासागर तक मेरा देश है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है सर। अक्साई चिन का आपने जिक्र किया, जैसा कि अभी प्रफुल्ल बख्शी साहब शुरुआत में ही जुड़े थे, बहुत ज्यादा जमीन पर अभी भी कब्जा है और आधा पाकिस्तान उन्होंने एक तरह से खरीद लिया है। अब तो वहां के कर्मचारी ही नियुक्त होंगे इस पर। पाकिस्तान में उन दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशंस हो गए हैं, तो आधा एक तरह से जो कश्मीर जिस पर कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, वो चीन के हवाले कर दिया है। चीन अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आ रहा है सर। आने वाले समय में हम जी, हमारी पार्लियामेंट ने ये फैसला दिया है बहुमत से कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का भाग है वो हमें वापस लेना है, वो हमारी जमीन है। वो शुभ दिन जब आएगा तो उसके बाद पाकिस्तान ने चाइना से क्या समझौता किया है उसका कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, उसकी कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है। हम उस झूठे मसौदे को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा है जी। अगर बेईमानी से पाकिस्तान उसको चाइना के कंट्रोल में दे भी देता है, उसके बाद भी वो इलाका हमारा है और रहेगा। और जब भी ऐसा अवसर आता है हम पीओजेके को खाली कराएं, या तो राजनीतिक तौर पर नहीं होता तो फिर वो सब शक्ति इस्तेमाल करके जो अपने इलाके को वापस देने के लिए की जाती है। पीओजेके को हम खाली करा लेंगे सर, लेकिन ये भरोसा है पीओजेके अगले 1 दशक में भारत के साथ जुड़ जाएगा क्या प्रफुल्ल बख्शी सर? एक भरोसा है कर्नल वीरेंद्र शाही का? दिवाकर साहब जी, हमको पूरा भरोसा है कि अब ये जो कर्नल साहब बोल रहे हैं बिल्कुल पहले बोल दिया। अगर हम लड़ाई पे उतर आएंगे, चाइना फिजिकल फाइट नहीं करना चाहते, उनको तो वो स्टैंड ही नहीं कर सकते। अब देख लीजिए उनका वो चाइनीज सुन सून ने ये बोला था बेस्ट विक्ट्री इज व्हिच यू गेट विदाउट फाइटिंग। अभी तक चाइना ने डरा धमका के सारा साउथ चाइना सी में 40,000 स्क्वायर किलोमीटर कैसे लिए, कोई लड़ाई करके नहीं लिए। वो हमको डरा धमका के हमारी कमजोर नीतियों के कारण लिए हैं। हमारी नीति ही बदलनी है हमने और थिंकिंग बदलनी है। हमारी ताकत पूरी जाहिर है और जो जिस तरीके से इंडियन आर्मी का सोल्जर लड़ता है, कर्नल साहब को पता होगा, मैं फाइटर पायलट हूँ, मैं एयरफोर्स को जानता हूँ।
आप चाइनीज सारी की सारी जो एक्सरसाइजेज हुई हैं अभी तक, 5 एक्सरसाइज अमेरिका के साथ, 5 रशिया, 6 फ्रांस के साथ में, इंग्लैंड, सब में इंडिया अव्वल रहा एयरफोर्स की एक्सरसाइज में, आर्मी की एक्सरसाइज में। 30% ऑफ एक्सरसाइज नहीं अमेरिका कर सका सियाचिन में, 30% डेजर्ट में। क्यों? उनके में वो मुद्दा ही नहीं है। वो हमारी ताकत है, हमको उसको इस्तेमाल करना है, उस पर फख्र करना है और उसको बढ़ाना है। एक लास्ट सवाल है सर, ये सब कुछ हम तभी कर सकते हैं जब हमारी प्रोफेशनल सेना तीनों अंग एक थिएटर कमांड के तहत कार्रवाई करे और उसी के बारे में सोचे। जनरल रावत हमारे बीच नहीं रहे, अब बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही है। यूनिफाइड कमांड अर्थात थिएटर कमांड का जो कंसेप्ट भारत में डेवलप हो रहा है उसको फिर से डेवलप किया जाना चाहिए, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। कितनी जरूरत है इसकी? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थिएटर कमांड की जरूरत है। जहां जहां जरूरत है वहां करी जानी चाहिए। जगह पे जैसे कि जहां पे आपके रिसोर्सेस कम है, जैसे एयरफोर्स के पास पूरे स्क्वाड्रन नहीं है, अगर वो थिएटर कमांड स्क्वाड्रन को वितरित कर देगा तो एयरफोर्स को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कहीं पे मॉडिफिकेशन और थोड़ा एडजस्टमेंट की जरूरत है। हमें इस काम को सोच समझ के करना है, सही कदम उठा के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कमांड मिल के ये काम करना है। थिएटर कमांड की जो आइडिया है वो बड़ा अव्वल है और इस समय हमारे को मनूवरेबिलिटी और वेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर रिसोर्सेज को थिएटर वाइज लगाना है, ताकि हर एक थिएटर में हम थ्रेट को ट्रांसफर कर सके। क्योंकि एयरफोर्स की मोबिलिटी बड़ी जबरदस्त है, स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट बड़ी टॉप क्लास की है, तो हमारे को वो सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए थोड़ा चिंता करना है और उसको आराम से लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। बीके साई सर, थिएटर कमांड की चर्चा हमने लास्ट में किया क्योंकि थोड़ा सा रक्षा के मामलों में मैं ज्यादा जागरूकता से उसको पढ़ता हूं, समझता हूं। वायुसेना की कुछ अपनी चिंताएं हैं, जैसा कि वायुसेना के पूर्व सीनियर अधिकारी रहे हैं तो उन्होंने बता भी दिया बख्शी सर ने कि कुछ चिंताएं हैं वायुसेना की। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और इन चिंताओं से आगे चल करके थिएटर कमांड पर बहुत सीरियस वर्क किया जाए, क्योंकि ये भी हमारी सेना को ज्यादा प्रोफेशनली स्ट्रांग बनाएगी। वीके साई सर। ठीक है, आपकी आवाज कट रही है, आपका प्रश्न साफ नहीं। मैं थिएटर कमांड पर बात कर रहा था, थिएटर कमांड को लेकर के। ठीक आ रही है। मैं थिएटर कमांड पर बात कर रहा था सर। ये थिएटर कमांड, हाँ, इस पर हमारी वायुसेना के कुछ अधिकारी ऐसा मानते हैं कि इसमें बैलेंस की जरूरत है। क्या इम्बैलेंस की स्थिति दिखती है आपको? देखिए, थिएटर कमांड की जो थ्योरी है ये सब जुड़कर होता है। जहां तक लैंडलॉक इलाकों का है, एयरफोर्स आर्मी का समन्वय होता है। जब हम सी की तरफ जाते हैं, नेवी का, एयरफोर्स का और आवश्यकता पड़ने पर लिमिटेड आर्मी का सहयोग रहता है। थिएटर कमांड में जैसा जैसा युद्ध की सिचुएशन, जैसी जैसी अपोजिशन होती है, उसके हिसाब से कमांड्स को पहले से हर तरह की शक्ति देकर, आर्मर्ड भी होगा उसमें, गनरी भी होगी उसमें, एयरफोर्स के एलिमेंट्स उसके साथ समन्वय रहता है, उनका कोऑर्डिनेशन रहता है, ताकि इकट्ठा पंच एक दिया जा सके हवाई तौर पर, जमीनी तौर पर और अगर जरूरत है तो समुद्री तौर पर। ये आवश्यक नहीं है कि अगर लड़ाई गलवान में हो रही है तो कर जी हिंद महासागर में चाइनीज के शिप्स को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी, आप दोनों पाकिस्तान से अगर वेस्टर्न थिएटर में हो रहा है तो कराची पर जैसा 71 ने हमारे शिप्स ने जाकर अटैक किया था, ऐसा अटैक नहीं करेंगे। आप दोनों हमारे इस चर्चा में आप दोनों ने भाग लिया सर। थिएटर कमांड पर हम एक अलग डिबेट करेंगे क्योंकि ये मुद्दा अब बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमारी सेना बहुत ही प्रोफेशनली स्ट्रांग
बनने जा रही है और बन चुकी है, प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है, तो इस भरोसे के बाद जो चुनौतियां हैं हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे, ये हमें भरोसा है। 135 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाला ये आवाम अपनी सेना पर गर्व करता है और तीनों सेना के तीनों अंगों के हर एक जवान और अधिकारी पर हमें गर्व है और आप जैसे पूर्व अधिकारियों पर भी गर्व है कि आपका अनुभव देश के किसी भी मुश्किल समय में काम आएगा। आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें शेयर की हैं और प्रधानमंत्री की चिंता और विश्वास से सहमत होते हुए अपने देश की सेना पर पूरा भरोसा जताया है कि हम टू फ्रंट वॉर भी अगर स्थिति बनती है तो बहुत आसानी से उसका मुकाबला कर सकते हैं। यह भरोसा जो आप लोग दे रहे हैं, इस भरोसे के साथ हम देशवासी भी आपके भरोसे में अपनी पूरी ताकत हर एक समय, हर एक चुनौती के समय लगाने के लिए तैयार हैं। ये भरोसा हम दे सकते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एवी स्टार न्यूज के साथ जुड़े और महत्वपूर्ण बातें शेयर की। आप इसी के साथ समय समय पर जुड़ करके हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देते रहिए, यही आशा और यही हमारा भरोसा और विश्वास है। फिलहाल एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।